Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about components of food. Okay? फूड्स के कंपोनेंट्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है. तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जनरली फूड्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो जनरली फूड्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इसका जो 4 कंपोनेंट्स था उसके बारे में पढ़ लिया. फर्स्ट हमारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट. सेकेंड हमारा क्या था, प्रोटीन. थर्ड हमारा विटामिन एंड फोर्थ वन हमारा ये फैट्स था. और आज हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है. तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है. इस वजह से कोई भी फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट को कंटेंट करता है उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस फूड को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं. ठीक है. और जो हमारा प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, प्लस जो वर्न आउट सेल्स होते हैं उनको रिपेयर्स करने का काम करता है. ठीक है. तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, वो सारे फूड जो कि प्रोटीन को कंटेंट करता था तो उसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते थे. फिर हम लोगों ने फैट्स को देखा था और वहाँ पे भी हम लोग यही देखे थे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है, ठीक वैसे ही फैट से भी हमें एनर्जी ही मिलता है. लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट से हमें दुगना एनर्जी मिलता है. जैसे कि अगर 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिल रहा है, तो वहीं पे अगर हम 1 ग्राम फैट लेंगे तो उससे हमें कितना कैलोरीज एनर्जी मिलेगा, तो उससे हमें 8 मिलेगा. मतलब क्या हुआ कि जो फैट है वो एनर्जी दे रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में उससे दोगुना एनर्जी दे रहा है. इस वजह से वो फूड जो कि फैट को कंटेन करते थे उसे भी हम लोग क्या बोलते थे, उसे भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स ही बोलते थे. फिर हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में देखा. तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये हमारे बॉडी के मतलब बॉडी को चाहिए होता है लेकिन ज़्यादा नहीं, एकदम उसका जो क्वांटिटीज़ होता है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है क्योंकि अगर इसकी डिफिशेंसी हमारी बॉडीज़ में होती है तो हमें बहुत सारे डिजीजेज होने लगता है. ठीक है. जैसे कि विटामिन बी की कमी हो गई तो बेरी टाइप्स का बेरी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा. तो इससे क्या पता चल रहा है कि विटामिन हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमें बीमारी हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. इस वजह से वो फूड आइटम्स जो कि विटामिन को कंटेन करते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे, उसे हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते थे. ठीक है. और आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स. ठीक है. तो देखो मिनरल्स में क्या दिया है, लाइक विटामिन्स मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. जैसे हमारी बॉडी में मतलब विटामिन की ज़रूरत है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, वैसे ही मिनरल्स की भी हमारी बॉडीज़ में स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही ज़रूरत होती है. लेकिन ये एकदम ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मिनरल्स हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो फिर जो बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो अपना बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा. उसके हर फंक्शन में कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस आएगी. डाइजेशन सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, रेस्पिरेटरी में कुछ आ गया, ऐसे करके जो बॉडी का फंक्शन होता है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है. गॉट इट. फिर फूड आइटम्स कंटेनिंग मिनरल्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. और वो फूड्स जो कि मिनरल्स को कंटेन करते हैं उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फूड को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. क्योंकि अगर मिनरल्स नहीं होगा तो फिर हमारे बॉडीज में का जो फंक्शन होगा वो इम्प्रॉपर वे से होगा, और कोई भी काम जब इम्प्रॉपर वे से होगा तो वहाँ पे डिजीजेज होगा ही होगा. ठीक है. फिर हमारा क्या है, रॉफेज फॉर प्रॉपर डाइजेशन द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वे इट इज कॉल्ड रॉफेज. जैसे कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जनरली वेजिटेबल्स और हमारा ये फ्रूट्स जिसमें फाइबर प्रेजेंट होता है, और उस फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग रॉफेज बोलते हैं. ठीक है. और उस रॉफेज से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, उसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता, वो सिर्फ हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. किस टाइप्स के वेजिटेबल से हमें रॉफेज मिलता है, तो कैबेज हुआ, कैरेट हुआ,
फ्रूट में कौन कौन सा, तो एप्पल, ऑरेंज, फिर ग्रेन्स, पल्सेस, ये सबसे हमें क्या मिलता है, इस सबसे हमें वो फाइबर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉ फेज बोलते हैं, और वो हमारे डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है। और ये फिगर है मिनरल्स का। फिर यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि रॉ फेज हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, रॉ फेज का कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता, बट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है, इसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और हमारे बॉडी से जब हम अनडाइजेस्टेड फूड को एग्जिट करते हैं तो उसमें भी हमारा रॉ फेज हेल्प करता है। अगर रॉ फेज की कमी हो जाती है बॉडी में तो जो ये एग्जिट करने वाला प्रोसेस होता है अनडाइजेस्टेड फूड को, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। It regulates bowel movement and helps food to pass down the alimentary canal properly. ये जो हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर जो प्रिस्टलैटिक मूवमेंट होता है, प्रिस्टलैटिक मूवमेंट क्या होता है, रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एलिमेंट्री कैनल का वाल का, ताकि हम फूड को नीचे की तरफ पुश कर पाए, ठीक है, तो उसमें भी हमारा हेल्प करता है ये रॉ फेज। फिर हमारा वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, it is impossible for living things to survive without water because 70% of the human body is made up of water. वाटर का क्या काम होता है, वाटर हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर की कमी, बॉडी में जब वाटर की कमी होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो वाटर हमें डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करता है, और ये बोलना इम्पॉसिबल है कि इस अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना वाटर का सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि हमारा बॉडी ही 70% वाटर से बना हुआ होता है। और तो क्या हम बिना वाटर का सर्वाइव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? क्योंकि हम खुद 70% वाटर से बने हुए हैं, हम बिना वाटर के कैसे रह सकते हैं। फिर हमारा क्या है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और वाटर हमारा डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे वाटर इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, और वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो बिलाई होता है वहाँ से क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्लड के थ्रू हर जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें वाटर भी हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी में कहीं भी न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वहाँ पे वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस वाटर हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर, लाइक अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो हमें क्या हो जाता है, हमें फीवर होता है, और थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या करना, हम लोग कांपना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट पे वेरी नहीं करता कि इन्वायरमेंट में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मेरे बॉडी का भी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं होता। हमारा बॉडी में बहुत सारा मैकेनिज्म है, उसके थ्रू हम अपने कांस्टेंट टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे। अगर इसमें थोड़ी सी भी कहीं से भी कम इंक्रीजमेंट आती है तो हमें फीवर होने लगता है, और डिक्रीज होता है तो हम लोग कांपना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है, इसको भी मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, तो इसको भी मेंटेन करने में वाटर हेल्प करता है, ठीक है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। और वाटर हमारा जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। उस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर ये एक्युमुलेट हो जाएंगे तो ये पॉइजन का काम करने लगते हैं।
तो इसे हमारे अपने बॉडी से एग्जिट करना होता है। तो हम अपने बॉडी से इसको कैसे एग्जिट करते हैं? तो यूरिन के फॉर्म में या स्वेट के फॉर्म में। और यूरिन और स्वेट में क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर भी हमारा क्या करता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी से उसको एलिमिनेट करने में, एग्जिट करने में हमारा हेल्प करता है। फिर देखो वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड विद ड्रिंक लाइक मिल्क, जूस, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रेश फ्रूट यहाँ पे क्या होगा? फ्रेश एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट ऑल्सो कॉन्टेन वाटर। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? तो वाटर हमें वो लिक्विड से मिलता है जो हम लोग वाटर हमें मिल्क से मिलता है, जूस से मिलता है, फिर किससे मिलता है? फ्रेश फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है। ये सब हमारा क्या वाटर को कंटेन करता है, इससे हमें वाटर मिलता है। Our body requires 2 to 3 liters of water every day. Does it is essential to drink 6 to 8 glass of water every day. हमारे बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए 2 से 3 लीटर पानी हमें हर रोज चाहिए। और 2 से 3 लीटर पानी हमारे बॉडी के अंदर कब जाएगा? जब हम 6 से 8 ग्लास पानी रोज पिएंगे। 6 से 8 ग्लास पानी हम पिएंगे, उसका मतलब क्या हुआ? 2 से 3 लीटर, ठीक है। और 2 से 3 लीटर पानी हमारे बॉडी के लिए चाहिए होता है प्रॉपर, उसका प्रॉपर वे से फंक्शन करवाने के लिए। फिर हमारा क्या है? फिर हमारा ये ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। घर में मम्मी या सब लोग बोलते हैं ना अच्छा से खाना खाओ, अच्छा हेल्दी खाना खाओ ताकि हेल्दी रहोगे। ज़्यादा जंक फूड पे फोकस मत करो क्योंकि जंक फूड में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता और उससे सिर्फ पेट भरता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। और जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो अलग अलग टाइप का डिजीजेस होता है, तो हम लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो जब तक हम लोग हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तब तक हम लोग हेल्दी रह ही नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो। टू स्टे हेल्दी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड। हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। यहाँ पे देखो बैलेंस डाइट, बचपन से सुनते आए हैं कि हमारा हेल्दी फूड क्या होता है? बैलेंस डाइट फूड का, ताकि हेल्दी रहोगे। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? The food items that we eat during the day are called diet. A diet that contains all the nutrients, water and raw fats in a proper proportion is called balanced diet. डाइट सबको पता है कि हाँ डाइट क्या होता है। जो फूड आइटम हम लोग खाते हैं, जैसे दिन में खाते हैं, रात में खाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। अब ये बैलेंस डाइट क्या है? तो बैलेंस डाइट उस टाइप्स का डाइट होता है जिसमें हर न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ साथ वाटर। हर न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ? 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, साथ साथ में वाटर, रॉ फैट्स, सबका एकदम अच्छा प्रोपोर्शन, जितना हमें चाहिए, जितना क्वांटिटीज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना उसमें प्रेजेंट होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? वैसा डाइट जिसमें हर टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रॉ फैट्स हमारा प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, जितना हमें चाहिए उतना प्रेजेंट है। उस टाइप्स के डाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप के डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट जब हम लोग फूड लेंगे तो हमें हर न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, हर कुछ मिलेगा, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। फिर हमारा क्या है? अ बैलेंस डाइट वेरीज विथ द एज एंड द काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज। अब अलग अलग इंसान का अलग अलग बैलेंस डाइट होता है, वो एज पे डिपेंड करता है, वो काम कौन सा कर रहा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई ग्रोइंग चिल्ड्रेन है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके डाइट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में उन्हें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड को बॉडी बिल्ड करना होता है तो उसे प्रोटीन ही चाहिए ज़्यादा अमाउंट में। लेकिन और वहीं पे अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है तो उसे भी उसको डेवलप करने के लिए प्रोटीन ही चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर
अगर कोई लेबर जो कि क्या करता है, कंस्ट्रक्शंस में काम करता है, ठीक है, तो उन्हें क्या प्रोटीन चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, उन्हें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन नहीं, उन्हें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ताकि वो एनर्जी को यूज़ करके उतना बड़ा बड़ा जो बैग्स होता है, जो ये ईट होता है, वो सबको वो लोग कैरी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बैलेंस डाइट क्या है, तो हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स, वाटर और फिर जितना हमें चाहिए उतना हमारे डाइट में प्रेजेंट हो, तो उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट बोल देंगे। अब ये बैलेंस डाइट वेरीज करता है, बैलेंस डाइट सबके लिए सेम नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि वो उस इंसान का एज क्या है, वो कौन सा काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो जिनमें डेवलपमेंट होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। वहीं पे अगर कोई लेबर को हम लोग देख ले जो कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है, एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। गॉट इट। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा ये कुकिंग फूड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ, कुकिंग फूड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड, प्रिवेंट द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे कि हमें फूड को एकदम प्रॉपर वे से कुक करना चाहिए ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा कुकिंग के टाइम में लॉस ना हो, ठीक है। इसमें क्या है, फूड शुड बी कुक्ड इन अ जस्ट इनफ, शुड बी कुक्ड इन अ जस्ट इनफ वाटर so that excess water does not have to be thrown away as it contains vitamins and minerals। जैसे कि जब हम लोग फूड को कुक करते हैं तो उसमें उतना ही वाटर रखना चाहिए जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी उसमें रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम चावल ही बना रहे हैं, ठीक है, और चावल बनाने में मेरे को 1/2 लीटर पानी चाहिए, तो हमें 1/2 लीटर पानी में ही चावल बनाना चाहिए। 1 लीटर पानी में हम चावल नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब वो 1 लीटर पानी में हम जब वो चावल बनाएंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होगा उसे हम थ्रो करेंगे, और जब हम एक्स्ट्रा वाटर को थ्रो करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, उस फूड्स का न्यूट्रिएंट्स भी चला जाएगा, ठीक है। तो जितना मतलब चाहिए बस उतना में ही हमें फूड को कुक करना चाहिए। Food should not be heated continuously as the nutrients in it get destroyed by too much of heating। और खाने को हमें ज़्यादा फ्लेम पे, ज़्यादा हीट पे भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा हीट पे खाने को बनाते हैं तो क्या होता है, उस फूड्स का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो जल जाता है, ठीक है। जल जाने के बाद जल जाने से उसका न्यूट्रिएंट्स की लॉस हो जाती है। फिर हमारा क्या है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर पीलिंग देयर स्किन्स और कटिंग देम बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स विल बी वॉश्ड अवे। और अगर वेजिटेबल्स हो या फ्रूट हो, उसको अगर आपने कट कर लिया है, उसके छिलके को अलग करके उसे कट कर लिया है, तो फिर आप उसे वॉश नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जब हम लोग वॉश करेंगे तो उस फ्रूट और वेजिटेबल्स का न्यूट्रिएंट्स भी उस वाटर में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद जब हम लोग वाटर को थ्रो करेंगे तो उसका न्यूट्रिएंट्स भी थ्रो हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। फिर हमारा क्या है, ओवर ईटिंग लीड्स टू द ओबेसिटी, सम पीपल टेंड्स टू ओवर ईट डिलीशियस फूड आइटम्स लाइक आइसक्रीम, बर्गर एक्सेट्रा। ये यही बोल रहा है कि ओवर ईटिंग, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ उन्हें टेस्टी लगता है, लाइक आइसक्रीम हुआ, बर्गर हुआ, जंक फूड हुआ, तो ये सारे फूड्स तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन इससे तो हमें कोई न्यूट्रिएंट्स मिलता नहीं है। तो क्या होता है, फैट्स वगैरह मिलता है बर्गर से, आइसक्रीम से, तो क्या होता है, जो टेस्टी फूड होता है तो उसे लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, और उसी ओवर ईटिंग की वजह से उस पर्सन को क्या हो जाता है, तो उसे ओबेसिटी हो जाती है। अब ओबेसिटी क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे। जैसे कि जो डिलीशियस फूड हुआ, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, ये सब क्या बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने लगते हैं, मतलब ओवर ईटिंग करने लगते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से क्या हो जाता है, ओवर ईटिंग की वजह से
ओबेसिटी हो जाती है। और ओबेसिटी क्या है, तो एक्सेस इनटेक ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड स्पेशली जंक फूड लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जब हम ज़्यादा अमाउंट में फैट कंटेनिंग फूड्स खाने लगते हैं, जो कि स्पेशली जंक फूड हमारा ज़्यादा फैट कंटेंट्स करता है, तो उस टाइप के फूड्स हम लोग खाने लगते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें ओबेसिटी हो जाता है, जैसे मोटापा चर्बी चढ़ जाता है पेट पे, ठीक है। ओबेसिटी इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच पर्सन गेन्स अ लॉट ऑफ वेट एंड बिकम लेजी, इनएक्टिव and face several heart problem। क्या होता है कि जब ज़्यादा फैट कंटेनिंग फूड्स हम लोग खा लेते हैं तो उसके वजह से ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, ऐसे पेट पे चर्बी चढ़ जाता है। और मोटापा मतलब वेट ज़्यादा हो जाता है, और जब वेट ज़्यादा होता है तो इंसान लेजी हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा वेट डिफाइन क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग, अगर इतना 5 फीट 3 इंच हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, 5 फीट 4 इंच हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपका वेट है तो आप समझो कि उतना ज़्यादा वेट को आप लोग ऐसे कैरी करके लेके जा रहे हो। हाँ, जैसे कि अगर मान लो कि 30 kg वेट होना चाहिए और आपका 50 kg वेट है, तो समझ लो कि 20 kg हमेशा, जैसे कि कोई बैग्स को कैरी करता है ना 20 kg, वैसे आप लोग अपने वेट को 20 kg को कैरी करके जा रहे हो, तो ऑफकोर्स लेजी हो गए, इनएक्टिव हो गए। So always say no to junk food, eat balanced diet, exercise regularly to remain healthy। ओके, तो हेल्दी रहने के लिए ओबेसिटी हमें ना हो, हमें हमेशा जंक फूड को क्या बोलना चाहिए, जंक फूड को बाय बाय बोलना चाहिए, और हेल्दी फूड को ही सिर्फ खाना चाहिए। हेल्दी फूड को हाय बोलना चाहिए और जंक फूड को क्या बोलना चाहिए, बाय बोलना चाहिए, ठीक है। यही चीज ये भी बोल रहा है कि से ऑलवेज नो टू जंक फूड एंड ईट ओनली बैलेंस डाइट फूड, एंड एक्सरसाइज भी हमें रेगुलरली करना होता है, ठीक है। ये फिगर के थ्रू यहाँ पे ओबेसिटी को रिप्रेजेंट किया गया। जब ज़्यादा फैट कंटेनिंग फूड्स हम खाने लगते हैं तो वो हमारे जो स्टमक वाला रीजन है वहाँ पे ऐसे स्टोर हो जाता है, ठीक है, और हमारा वेट बढ़ जाता है। और जब हमारे हाइट के अकॉर्डिंग हमारा ज़्यादा वेट हो जाता है, तो जितना ज़्यादा वेट हो जाता है उतना आप समझो कि जैसे कि अलग सा कोई बोझ कैरी किए हो, तो उस टाइप का इंसान को मतलब कितना ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता होगा। एकदम लेजीनेस, इनएक्टिव हो जाते हैं, प्लस बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स भी होने लगता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को कैरी करके ज्यादा देर तक रखते हो तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना, ब्रीदिंग रेट मतलब हमारा इंक्रीज होने लगता है, हाँफने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो सारे चीज किस चीज को डिस्टर्ब करता है, तो सारे चीज हमारे हार्ट्स को डिस्टर्ब करता है। तो यही चीज बोला गया कि अगर ओबेसिटी हो जाएगा तो समझो कि आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, आप लेजी रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। तो ये सारे चीज आपके साथ ना हो, इस वजह से हमेशा हमें जंक फूड को बाय बाय बोलना चाहिए और हमेशा हेल्दी फूड ही हमें खाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब मैं रिकैप कर दे रही हूँ कि आज के क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने मिनरल से स्टार्ट किया था। मिनरल्स को भी हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोल रहे थे, जो कि हम लोग विटामिन्स को भी बोले थे। क्यों इसको भी हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी भी जब कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी इम्प्रॉपर वे से फंक्शन करने लगता है और हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, बहुत सारे टाइप्स के डिजीजेस भी हो जाता है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद से हम लोगों ने वाटर के बारे में, रॉफेज के बारे में पढ़ा। तो रॉफेज क्या होता है, तो ये फाइबर होता है जो कि वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये तो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। प्लस जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे भी हमारे बॉडी से हमें एग्जिट करना होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, गॉट इट। और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनल में, जिसके थ्रू हम फूड को डाउनवर्ड पुश करते हैं, उसमें भी हेल्प करता है।
प्लस इसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता। रॉ फिश से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। और किस टाइप्स के वेजिटेबल से हमें मिलता था ये रॉ फिश? तो कैबेज हुआ, फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज, ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता था? इन सारी चीज़ों से हमें रॉ फिश मिलता था। उसके बाद से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? उसके बाद से हम लोगों ने वाटर के बारे में डिस्कस किया। वाटर हमें किस चीज़ से प्रिवेंट करता है? तो डिहाइड्रेशन से करता है। अब कॉज करेगा क्योंकि वाटर की कमी हो जाती है, उसे ही हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो वाटर हमें फ्रेश वेजिटेबल से भी मिल सकता है, फ्रेश फ्रूट से भी मिल सकता है, इन सारी चीज़ों से हमें वाटर मिल सकता है। और प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि कोई कोई क्या करता है कि जो डिलीशियस फूड होता है उसका ओवर ईट करने लगता है, जैसे कि जो आइसक्रीम हुआ, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, ये सब का ओवर ईटिंग करने लगता है। उनके वजह से क्या होता है? उसके वजह से ओबेसिटी हो जाती है। वैसे फूड जिससे ज़्यादा, जितना भी जंक फूड होता है उससे हमें ज़्यादा अमाउंट में फैट मिलता है। तो अगर वो जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो उनके अंदर ज़्यादा फैट जाएगा और वो फैट क्या करेगा? उनका वेट बढ़ा देगा। उस वेट की वजह से वो लेजी हो जाएंगे, एकदम इनएक्टिव हो जाएंगे और बहुत सारा हार्ट डिजीज वाला भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।